टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र में संसद आज पहली बार चली। सरकार ने नया एंटी पेपर लीक बिल पेश किया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। बात प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से होते हुए दानचोरी और गौमूत्र तक पहुंच गई, मगर आंदोलन में शामिल हुए अपराधियों पर मुंह तक किसी ने नहीं खोला। दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है कि करीब 1000 की तादाद में हिस्ट्री शीटर जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक्शन तगड़ा होने वाला है। रिपोर्ट देखिए आप। खींचा खींचा खींचा। तो क्या जंतर मंतर पर छात्रों के बीच अपराधियों का हुजूम मौजूद था? क्या कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में ऐसे क्रिमिनल भी पहुंचे थे जिन पर पहले से मर्डर, रेप, डकैती, लूट और किडनैपिंग जैसे केसेस दर्ज थे? दिल्ली पुलिस का दावा है कि महिला पुलिसकर्मियों समेत 250 से ज्यादा जवानों को टारगेट करके हमला किया गया, जिनमें से 20 की हालत बेहद गंभीर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड्स को खंगाला गया, जिनमें से 989 का नाम क्राइम रिकॉर्ड में पाया गया है। इस भीड़ में 101 लोग हत्या के आरोपी थे, 62 हत्या की कोशिश, 284 डकैती और लूट, 61 रेप, 6 पॉक्सो के आरोपी, 25 महिलाओं से छेड़छाड़, 229 आर्म्स एक्ट, 135 झपटमारी, 19 किडनैपिंग और 67 आरोपी एनडीपीएस एक्ट जैसे मामलों में अदालत के चक्कर काट चुके हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इन अपराधियों की पहचान एफआरएस और एआई टूल के अलावा दूसरे तकनीकी तरीकों से की गई है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इनकी भूमिका पत्थरबाजी और मारपीट से भी जुड़ी हुई है। 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच जो लोग जंतर मंतर और उसके आसपास पाए गए, उनमें से कई आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी क्राइम हिस्ट्री में 1 से ज्यादा केसेस हैं। इसी गंभीरता को समझते हुए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई और जंतर मंतर पर हुए उग्र प्रदर्शन की जांच को लेकर रणनीति बनाई गई। कुछ ऐसे ही दावे मुंबई पुलिस भी कर रही है, जिसने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और समन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 दिन के अंदर लगभग 500 से ज्यादा ऐसी पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की। जब उनको हमने फिल्टर किया तो 429 टोटल पोस्ट और हैंडल्स ऐसे मिले जिसमें बहुत ही सेंसेशनलिज्म का यूज किया गया है, स्करिलस, मैलिफाइड, मैलिशियस पोस्ट डाली गई हैं। प्रॉपर केयरफुल फिल्टरिंग की गई है एक एक पोस्ट की, जिसमें कि इंडिया बेस्ड हैंडल्स हैं लगभग 329 विच इज 76.7% ऑफ द टोटल, और बाहर के जो हैंडल्स हैं 100 से ज्यादा है। बिहार और असम के बाद महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ केस वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, मगर क्या अवांछनीय तत्व इससे बच पाएंगे? इसे लेकर सरकार का रुख एकदम क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने हुई व्यापक सुनवाई में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से ठोस पक्ष रखा गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर किसी ने देश के कानून का उल्लंघन किया तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। कुछ याचिकाएं पुलिस अधिकारियों से जुड़ी हुई हैं। करीब 250 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। राज्य के तौर पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरे। वास्तविक सच्चाई अदालत के सामने आनी चाहिए। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, पुलिस पर हुए हमलों में ये भी देखना होगा कि हमला छात्रों ने किया था या किसी और ने। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये छात्रों ने किया है। संभव है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया हो। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस पर पूछा, किसी शांतिपूर्ण आंदोलन की छवि खराब करने का खतरा हमेशा बना रहता है।
सुनवाई में मौजूद दिल्ली पुलिस के वकील श्रीधर पोटाराजू ने कहा, वर्दी पहने पुरुषों और महिलाओं पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची की टिप्पणी आई, पुलिस के पास सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस की चिंताओं को सुना, साथ ही छात्रों की तकलीफ को भी समझा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को फौरन रिहा कर दिया जाए। इस मामले की सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना है कि पुलिस के साथ भी हिंसा किसी भी तरह से ठीक नहीं थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जंतर मंतर से जुड़े सीसीटीवी वीडियोस, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स, बॉडी कैमरे के सभी फुटेजेस, डिजिटल सबूत, वायरलेस कम्युनिकेशन और पीसीआर के लॉक्स को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि वो एक हाई पावर्ड कमेटी को बनाने का आदेश दे सकता है जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं की स्वतंत्र जांच कर सके। इसके अलावा लाठीचार्ज को लेकर जुड़े नियमों में भी मामूली बदलाव और सुधार की बात कही गई है। याचिकाकर्ता कीलों और नुकीले डंडों से हुए पुलिस लाठीचार्ज को बर्बर बता रहे हैं। विपक्ष बिहार के सिवान में AK-47 चलाने का आरोप लगा रहा है, मगर सवाल इस बात का है, क्या कानून के उल्लंघन को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकेगा? क्या उन लोगों को छोड़ा जा सकेगा जो छात्र आंदोलन के नाम पर सभी मर्यादाओं को पार कर रहे हैं? आज अगर छात्रों की आड़ में इन्हें बख्श दिया जाता है तो फिर आगे भी इनका हौसला बढ़ जाएगा। शब्दों की शालीनता टूटने का सिलसिला जोर पकड़ेगा और क्या गारंटी है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो अराजकता दिखी वो आगे रिपीट नहीं हो। ये बात ठीक है कि संविधान में विरोध असहमति का अधिकार है, मगर क्या इस कीमत पर कि देश विरोधी तत्व भी उसका हिस्सा बन जाएं? 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। दिल्ली पुलिस के दावे से इतर विपक्ष के अपने सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। करीब 8 दिनों के लगातार हंगामे के बाद संसद चली, मगर वहां भी वही राग दिखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को शर्मनाक घड़ी में दिए जाने वाला बताकर छात्रों के नाम पर सियासत साधी गई। इस नई कमेटी में तो एक ex-IB चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक ex-IB चीफ, एक IT कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर ऐसा बयान दिया जिस पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि स्पीकर ने क्लियर कर दिया कि नए विधेयक के अलावा किसी और पर चर्चा नहीं होगी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा गया। उनकी इंस्टाग्राम रील को टारगेट किया गया। विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा।
लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। जिस एंटी पेपर लीक बिल को लाने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित है, उस पर सरकार करीब 10 घंटे तक के लिए चर्चा करवाने के लिए तैयार है। कयास है कि कल यानी कि बुधवार को इस पर वोटिंग हो सकती है, जिसके जरिए कठोर प्रावधानों को मंजूरी मिलेगी। इस नए और पुराने बिल में क्या फर्क है, आपको ये समझाते हैं। दोषियों के लिए सजा पुराने कानून में 3 से 5 साल थी, जो कि अब कम से कम 5 साल और उसे बढ़ाकर 10 साल किया जा सकता है। पुराने कानून में अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना किसी व्यक्ति पर था, इसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सिंडिकेट के लिए पहले कम से कम 5 साल की जेल थी, लेकिन अब कम से कम 7 साल और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी सिंडिकेट या संस्थानों पर पहले अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ था, लेकिन अब नए कानून में 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर यानी कि एजेंसी पर पहले अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था, जो कि अब 5 करोड़ रुपए तक होगा। सरकार को उम्मीद है कि एंटी पेपर लीक पर नया बिल पास होगा और विपक्ष इसमें बेरोक टोक सहयोग करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या छात्रों को लेकर जो अप्रोच मोदी सरकार ने दिखाई, उसमें विरोधियों की साफगोई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर किसानों के प्रदर्शन के बीच एक्शन में सरकार है। सीएम मोहन यादव अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मूंग की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। मूंग खरीद पर ही भोपाल में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के मद्देनजर ये एक बड़ी और काफी अहम बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से। इस समय की बड़ी खबर, पहले किसानों का ये मार्च था सीएम आवास की ओर। करीब 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर किसान अभी भी बैठे हैं। उनकी मांग है मूंग खरीद को लेकर और उसको लेकर मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक भी इस समय कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन यूपी में चुनावी रण शुरू हो गया है। सत्ता बचाने की रणनीति से लेकर सत्ता पाने की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कोई गठबंधन का ऑफर दे रहा है तो कोई जाति समीकरण सेट करने में लगा है। इस बीच ओवैसी के ऑफर और शर्त ने अखिलेश यादव की उलझने बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी अखिलेश के हर फॉर्मूले की काट खोज रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। हम उनको आगाह कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो 200 सीटों पर हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। रोना नहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी यादव रो रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग रो रहे हैं। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। कोई संगठन को धार दे रहा है तो कोई सामाजिक समीकरण साध रहा है, किसी को नए गठबंधन की तलाश है। अखिलेश यादव की नई रणनीति क्या है? अखिलेश के फॉर्मूले को तोड़ने के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? इस पर बात करेंगे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को चुनावी गठबंधन के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन तंज और तलखी के साथ। चेतावनी इसलिए है कि बिहार में आपने देखा कि बिहार के अंदर हम लोग तेजस्वी यादव से सिर्फ 5 सीट मांग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने 5 सीट देने से भी इनकार कर दिया, जबकि 19% आबादी बिहार में मुसलमानों। रोना नहीं इसलिए हम कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी यादव रो रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग रो रहे हैं कि ओवैसी साहब की वजह से हमारी सीटें कम हो गई। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ना हमारा फंडामेंटल राइट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, हम लड़ेंगे। तो वही बात हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से कहना चाह रहे हैं और मायावती जी से भी कहना चाह रहे हैं
और कांग्रेस से भी कहना चाह रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा बने। तो इसलिए हम ये सो कॉल्ड सेकुलर साथी जो पार्टियां हैं, हम चाहते हैं कि ये मिलकर के एक मजबूत गठबंधन, ताकि वोटों का बिखराव किसी भी हद से ना होने पाए। हम उनको आगाह कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे तो 200 सीटों पर हमारी तैयारी है, हम चुनाव लड़ेंगे। बार बार समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर देकर क्या ओवैसी की पार्टी सचमुच अखिलेश को ब्लैकमेल कर रही है? क्या ओवैसी की पार्टी की उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या ओवैसी का ऑफर अखिलेश के लिए किसी धर्म संकट जैसा है? ओवैसी के टारगेट पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। बहराइच, बिजनौर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर में ओवैसी रैली तक कर चुके हैं। हर रैली से ओवैसी साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा को सरकार बनाने से रोकने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को वे तैयार हैं। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? सवाल यही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी अब तक अखिलेश यादव पर मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे, आज अखिलेश से गठबंधन की बात क्यों कह रहे हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? ओवैसी का यह गठबंधन वाला ऑफर शर्तों के साथ है, जिसमें सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं बल्कि हक की दावेदारी है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि बराबरी का हकदार बनकर यूपी में आएंगे। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। मतलब हैदराबादी भाईजान का संदेश क्लियर है। यूपी का मुसलमान सिर्फ वोटर नहीं बल्कि लीडर बनेगा। अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा। ओवैसी के इस ऑफर पर अखिलेश यादव को जवाब देते नहीं बन रहा। अखिलेश यादव किसी से नहीं उलझने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी के ऑफर और मुस्लिम वोट बैंक के गणित में खुद उलझ गए हैं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल करके आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे। अखिलेश यादव इसलिए भी उलझन में हैं क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ एकजुट हिंदुत्व के फॉर्मूले पर बुलंद आवाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा होगा तो फिर लखनऊ में सत्ता मिलना और मुश्किल हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 255 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। लेकिन मुस्लिम बाहुल 85 सीटों में 47 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि समाजवादी पार्टी को 38 सीटें मिली। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट का बंटवारा हो गया तो अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
जानकारों के मुताबिक 2022 में 111 सीटें जीतने वाले अखिलेश की सीट कम हो सकती है। हालांकि एमवाई फॉर्मूले को आगे बढ़ाकर पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश अब दूसरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपने सामाजिक आधार को और व्यापक बनाने और अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एजेंडे को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने जातिगत रणनीति में कई बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी अब सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को अधिक से अधिक संख्या में उतारने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ये यमुनाई समीकरण से आगे बढ़कर खुद को जो व्यापक सामाजिक गठबंधन के तौर पर पेश करने की योजना बना रही है। समाजवादी पार्टी ने 2022 में सामान्य सीटों पर केवल 3 ही सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे थे। दलित वर्ग को सपा ने उत्तर प्रदेश के निर्धारित 84 एससी सीटों पर टिकट दिया था। इन सीटों पर समाजवादी गठबंधन को 20 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 63 सीटें मिली थीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद और मेरठ जैसी सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी ने एक नई शुरुआत की। अखिलेश का प्रयोग सफल रहा, तो क्या समाजवादी पार्टी अब इस फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है? अगर ऐसा होता है तो इस रणनीति का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश यानी कि अवध बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23% तो अवध में 25% दलित आबादी है, जो पूरे यूपी से 21% दलित आबादी है। दलित वोट बैंक पर बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। 2017 और 2022 में बीजेपी की जीत में दलित वोट बैंक का रोल अहम रहा है। अब समाजवादी पार्टी के इस फॉर्मूले की कार्ड बीजेपी ने निकाल ली है। बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब के विधानसभा चुनाव पर है। 20 फरवरी को रविदास जयंती के लिए बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। बीजेपी संत रविदास की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। कल 29 जुलाई से दीपोत्सव के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर से 7 महीने तक चलने वाले श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के तहत संत रविदास की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी से भरे 104 कलश उत्तर प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाए जाएंगे। आगे बीजेपी देश भर के संतों महात्माओं से संपर्क करेगी। उसके बाद पंजाब की जालंधर से वाराणसी तक यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी दलित वोट बैंक को बढ़ाने में जुटी हुई है, तो समाजवादी पार्टी के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है। माना जा रहा है कि जनेश्वर मिश्रा जयंती के जरिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने के लिए बैठक की जाएगी। शंकराचार्य विवाद, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मणों का एनकाउंटर, इन जैसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के बीच जाएगी। इसमें किसी को जोड़ने की बात नहीं है। हम अपने उन महापुरुषों को सदैव याद करते हैं, कोई चुनावी याद नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय नेताजी, आदरणीय शिवपाल जी, सभी लोग लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इकट्ठा होते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं ने उसको अपनी तरफ से कुछ और बड़ा करने का प्रयास किया। इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। तो ये जितने भी जातियों के बैठकें कर लें या अलग अलग समुदायों की बैठक कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र परिवारवादी है, अवसरवादी है, सांप्रदायिकतावादी है और उत्तर प्रदेश को लूटने खसोटने वाला है। इसलिए ये चाहे जितने जातीय सम्मेलन कर लें, इनकी जाति और जमात की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। मिशन 2027 में सत्ता बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है, तो वापसी का सपना समाजवादी पार्टी देख रही है। बीएसपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही सियासी घमासान और गुणागणित और भी तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के लिए ईरान से बड़ी खबर आ गई, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को परमानेंट दूर रखने के लिए ईरान ने अपने कट्टर दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया है? क्या खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं? इन सवालों के जवाब इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है, गौर से देखिए।
समंदर के इस हिस्से को देखिए, इसे ही हॉर्मूज स्ट्रेट कहते हैं। इन्हीं लहरों पर चलने वाले टैंकरों के तेल और गैस से आधी दुनिया की गाड़ियां चलती हैं, चूल्हे जलते हैं। लेकिन पिछले 4 महीने से फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाले इसी समंदर में बारूद बरस रहा है, क्योंकि समंदर का यही वो किनारा है जिसे लेकर अमेरिका और ईरान में तलवारें खिंची हुई हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को घेरने में कामयाबी पाई, उससे दुनिया के सबसे ताकतवर देश की जमकर छीछालेदर हो रही है। लेकिन सवाल अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या अमेरिका को हॉर्मूज से हमेशा के लिए दूर रखने की तैयारी हो चुकी है? क्या अमेरिका के खिलाफ सभी खाड़ी देश एक साथ आने वाले हैं? क्या राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ईरान ने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया? जिस हॉर्मूज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर अमेरिका 5 महीने से ईरान पर बारूद बरसा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की मिसाइलें तेहरान से इस्फहान तक को तबाह कर चुकी हैं, ईरान ने उसी हॉर्मूज स्ट्रेट ही नहीं, खाड़ी के कई देशों से अमेरिका की परमानेंट रुखसती का प्लान तैयार कर लिया। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव को लेकर सऊदी अरब और ओमान से बातचीत की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से अलग अलग फोन पर बातचीत की। ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है, इसलिए अब मिलकर हालात संभालने की जरूरत है। खास बात यह है कि ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, यहाँ तक कि दोनों देश एक दूसरे पर बारूद बरसाते रहे हैं। अमेरिका से खुन्नस में ईरान ने 4 महीने के दौरान सऊदी अरब पर भी कई मिसाइलें दागी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ ही दोनों देश साथ आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या सऊदी अरब अमेरिका के खिलाफ जा सकता है? अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब को हथियार से लेकर मिसाइलें तक अमेरिका ही देता रहा है। यहाँ तक कि हफ्ते भर पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका और सऊदी अरब के परमाणु समझौते को मंजूरी दी थी। ऐसे में साफ है कि सऊदी अरब का अमेरिका के खिलाफ होना करीब करीब नामुमकिन है, और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप भी जानते हैं। इसलिए वक्त बेवक्त ईरान को हद में रहने की धमकी देते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने धमकी दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो ईरान पर बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन कमांडर की सलाह पर फिलहाल हमला टाल दिया गया। साथ ही इशारा भी दिया कि अमेरिका तनाव बढ़ाने में रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की इसी धमकी के बाद ईरान ने खाड़ी देशों को एक साथ आने की अपील की, और इसका असर भी नजर आ रहा है। ईरान पर लगातार बमबारी के बाद भी अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट पर तेहरान की पकड़ को कमजोर नहीं कर पाया। मैरीटाइम डेटा से पता चलता है कि इस अहम रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाज ईरान के कंट्रोल वाले रास्ते से गुजर रहे हैं। पिछले 3 दिनों के मैरीटाइम डेटा से पता चलता है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज तेहरान के तय किए गए रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म मैरिस्क के डेटा से ये जानकारी सामने आई, जो बताती है कि इस दौरान एक भी जहाज ओमान के तट के पास वाले रास्ते से नहीं गुजरा, जिसका सुझाव अमेरिका जहाजों को दे रहा है। ईरान ने भले ही सऊदी अरब और ओमान को अमेरिका के खिलाफ साथ लाने की कोशिश की, लेकिन ये भी सच है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हथियारों से लेकर तकनीक तक अमेरिका पर ही निर्भर हैं। खाड़ी के कई देशों में अमेरिका की फौज की परमानेंट तैनाती है। ऐसे में अमेरिका को नाराज करने का खतरा शायद ही कोई देश मोल लेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर खाड़ी देशों के हालात जल्द नहीं संभले, ईरान और अमेरिका में रंजिश खत्म नहीं हुई, तो जंग की आंच कई देशों तक जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के खाड़ी युद्ध में तब्दील होने का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात पीओजे यानी कब्जे वाले कश्मीर की, जहां से एक बार फिर पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों ने निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऑर्डर पर पीओजे में प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली मारी गई, जिसमें अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल यह है कि पीओजे में आज की रात क्या होने वाला है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और निहत्थे लोगों के लहू से लाल होती धरा।
कलेजा कपा देने वाले इस मंजर को देख लीजिए। खून से सने जिस्मों और जिंदगी की भीख मांगती चीखों को सुन लीजिए और यकीन कर लीजिए कि जुल्म है तो यही है, अगर नरसंहार है तो यही है, और जिन्ना के मुल्क का सबसे खौफनाक पाप है तो यही है। दुनिया से मदद की गुहार लगा रही ये उसी कब्जे वाले कश्मीर की पब्लिक है जिसे पाकिस्तान के नकारा हुक्मरानों और रावलपिंडी के कायर जनरलों ने जहन्नुम से भी बदतर बना दिया। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह पीओजेके का बच्चा बच्चा जिन्ना के मुल्क के जालिमों से आजादी मांग रहा है, क्योंकि मुनीर की आतंकियों ने पीओजेके में ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रावलकोट की इन तस्वीरों को देखिए जहां लोगों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गईं। पाकिस्तानी फौज ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा। क्या कसूर था इनका? यही कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना हक मांग रहे थे, लेकिन बदले में मिली मौत। रावलकोट से कोटली और मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक एक जैसा मंजर है, एक जैसा मातम है। पाकिस्तान के जालिमों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को करीब से गोली मारी, छतों से गोलियां मारी, घरों में घुसकर गोलियां मारी। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की डरपोक फौज ने पीओजेके की निहत्थी अवाम पर गोलियां दागी हों, लेकिन इस बार अत्याचार की हर हद पार कर दी गई। सवाल है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पीओजेके के लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग का ऑर्डर क्यों दिया? जवाब ऐसे समझिए। पाकिस्तान ने 27 जुलाई को पीओजेके में चुनाव का ढोंग किया था, जिसके लिए आसिम मुनीर ने 15,000 से ज्यादा फौज की तैनाती की थी। पीओजेके की जनता ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। वहीं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद तक मार्च निकाल रही थी, जिसमें पीओजेके के हर जिले से लाखों लोग शामिल हो चुके थे। इसी से बौखलाए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। लोगों को सरेआम सबके सामने गोलियां मारी गईं। रावलकोट से लेकर मीरपुर तक इस वक्त पूरा पीओजेके खून से लथपथ है। अपनी हकीकत छुपाने के लिए छटपटा रही शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग गोली लगने से घायल हैं। हालात यह है कि पीओजेके के अस्पताल घायलों और शवों से पटे पड़े हैं, जिससे साफ है कि मरने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। पीओजेके में 9 जून से ही प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे कुचलने के लिए शरीफ खानदान से लेकर मुनीर ने पूरा जोर लगा दिया। बावजूद इसके आंदोलन में लोगों की भीड़ बढ़ती रही, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, उसके बाद से आक्रोश की आग और भड़कनी तय है। पाकिस्तान का डरपोक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुजफ्फराबाद में अपनी आतंकी हुकूमत कायम करवाना चाहता था, जिसे पीओजेके के लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। यही वजह है कि पूरी दुनिया के साथ ही पाकिस्तान भी पीओके में भड़की हिंसा के लिए आसिम मुनीर को ही जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक अपने कायरों को निहत्थे लोगों पर गोलियां दागने की खुली छूट दी हुई है। जिन्ना के मुल्क की सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने पीओके में या तो आतंकियों की नर्सरी तैयार की और पीओके के पहाड़ों और नदियों के सहारे अपनी तिजोरी भरी है, लेकिन अब पीओके में पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों और रावलपिंडी के वर्दी वाले दहशतगर्दों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। यानी वो दिन दूर नहीं जब शहबाज एंड मुनीर कंपनी मुजफ्फराबाद में पैर रखने से भी कांपेगी।